ये VB.NET के सीरीज़ का नेक्स्ट वीडियो है जिसमें आज हम लोग बात करेंगे कि इफ़ देन एल्स स्टेटमेंट कैसे काम करता है और इफ़ देन एल्स स्टेटमेंट कैसे काम करता है। ये दोनों ही स्टेटमेंट डिसीजन मेकिंग के काम आते हैं, यानी इफ़ एल्स जो बाकी लैंग्वेज में है वैसे ही काम आते हैं। तो हम लोगों ने इसको अपने एक प्रोजेक्ट में इस्तेमाल करके देखेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक नया प्रोजेक्ट बना लेते हैं जिसका नाम हम लोग लिख लेते हैं इफ़ एल्स, ठीक है। और ये प्रोजेक्ट को हम लोग क्रिएट कर देते हैं। तो प्रोजेक्ट क्रिएट होने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन उससे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि इफ़ देन एल्स कैसे क्या काम करता है। तो देखो ये दिमाग में रख लेना है पहली चीज़ कि इसका सिंटेक्स क्या है। तो सिंटेक्स जो है, सिंटेक्स कहते हैं रूल को, तरीके को, कानून को। तो इफ़ लिखना है जिसका आई कैपिटल है, फिर कंडीशन डालना है, कंडीशन डालने के बाद देन लगाना है और देन के बाद यहाँ पर आप स्टेटमेंट लिख देंगे। स्टेटमेंट एक लाइन का भी हो सकता है और एक से ज़्यादा लाइन का भी हो सकता है, लेकिन लास्ट में आपको इंड इफ़ लिखना है, जिसका मतलब है कि ये इफ़ ख़त्म हो गया। तो नॉर्मल कंडीशन यहाँ डालना है, फिर देन वर्ड लगाकर फिर आगे बढ़ जाना है। चलिए इसको देखते हैं कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो इफ़ एल्स जो बाकी लैंग्वेज में अवेलेबल है वैसे ही काम करना है। तो आपको बहुत सिंपल है, यहाँ पे आप क्या करेंगे कि पहले तो आपको कोई वेरिएबल बनवा देते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने डिम लेना है और एज इंटीजर मान लो मैंने रखा इंटीजर, और उसमें हम लोग 15 डाल देते हैं। तो हम ये चेक करते हैं क्या ये 20 से कम है। तो हम लोग इसके लिए चेक करेंगे इफ़, और उसके बाद छोटी ब्रैकेट में आप कंडीशन डाल सकते हैं ग्रेटर देन इक्वल, लेस देन इक्वल टू, यानी कि कम है या उसके बराबर है किसके, 20 के। देन नॉर्मली देन यूज़ करेंगे और उसके बाद हम लोग यहाँ पर उसके लिए आउटपुट दे सकते हैं कंसोल डॉट राइट लाइन, और राइट लाइन में लिखेंगे यस दिस वैल्यू इज़ लेस देन और इक्वल टू इक्वल टू 20, ठीक है। इस तरीके का हम मैसेज दे सकते हैं। अब देखिए जैसे मैंने ये रन करना है तो ये अभी ट्रू हो गया है, तो ये आएगा क्योंकि कंडीशन क्या है, ए का वैल्यू क्या 20 से कम है तो 15 है, तो 20 से कम होता है तो ये लाइन आ गया। लेकिन अगर किसी भी स्थिति में अगर ये 21 होता है या 22 होता जो कि 20 से कम नहीं है तो ये वाला लाइन नहीं आता। मैं दिखा देता हूँ, देखिए नहीं आएगा, देखिए नहीं आ रहा है वो लाइन। इसका मतलब है कि हम लोग कंडीशनली तरीके से प्रिंट कर सकते हैं, इफ एल्स की मदद से कर सकते हैं। लेकिन अगर ये 22 वैल्यू यूज़र से लेना हो तब क्या करेंगे, तो हम यहाँ पे पहले एक कंसोल लिखते हैं, कंसोल डॉट राइट लाइन, देखो राइट लाइन, और राइट लाइन लिखने के बाद हम यहाँ पे एक मैसेज डाल देते हैं एंटर एनी नंबर फॉर, मान लो ओड इवन निकालना है, ओड और इवन, ठीक है। उसके बाद हम लोग ए इज इक्वल टू, ए वेरिएबल में स्टोर करना है, लिखेंगे कंसोल डॉट रीड की या रीड लाइन आप यूज़ कर सकते हैं, जिसका मतलब होगा कि आप जो रीड कर रहे हो वो डेटा किस में जाके स्टोर होगा, ए में स्टोर हो जाएगा। ए में जो भी वैल्यू स्टोर होगा उससे हमको पता लगाना है। देखिए इसका मॉड्यूलस निकालने के लिए MOD लिखना पड़ता है। यहाँ पे परसेंटेज का साइन मॉड्यूलस के लिए नहीं इस्तेमाल होता है, MOD का इस्तेमाल करना है, मॉड्यूलस बाय 2। और इसमें 2 बार इक्वल का साइन इस्तेमाल नहीं होता है जीरो के लिए, एक ही बार इक्वल का साइन इस्तेमाल होता है। तो इसका मतलब हुआ क्या, ए का मॉड्यूलस यानी रिमाइंडर 2 से डिवाइड करने पर 0 है, ये हो गया। 2 बार इक्वल टू इस्तेमाल नहीं करना है, कंडीशन में भी एक ही बार इक्वल टू इस्तेमाल करना है। और जो मॉड लिखा हुआ है वो परसेंटेज, बाकी लैंग्वेज में क्या होता है इस जगह पे ये लगाते हैं, तो नॉर्मली हम ये लगाते हैं यहाँ पे, ठीक है। हम ऑपरेटर टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें आपको बता देंगे, ठीक है। तो फिलहाल के लिए अभी यहाँ पे ये हो गया कि जिस वैल्यू को 2 से डिवाइड करें, ध्यान से देखना, जिस वैल्यू को हम 2 से डिवाइड करें और उसका शेष 0 आए न्यूमेरिकल वैल्यू में, उसे हम इवन नंबर कहते हैं, ठीक है। और अगर ऐसा ना हो तो उसके लिए एल्स बना सकते हो। एल्स के बारे में भी हम लोग नीचे यूज़ करें, एल्स राइट लाइन। अगर ऐसा ना हो तो आप उसको ओड नंबर कह सकते हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यूज़र से अभी हम एक नंबर मांगते हैं, यूज़र से नंबर मांगते हैं 4, तो 4 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या शेष बचेगा, कुछ भी 0 बचेगा, तो इसका मतलब वो इवन नंबर कहलाएगा। देखो मेरा यहाँ प्रोग्राम अभी तक आया नहीं है, आने देते हैं। देखो एंटर एनी नंबर फॉर ओड और इवन, तो मैं यहाँ पे 4 लिख देता हूँ और एंटर करता हूँ, तो ये क्या आउटपुट दिया, इवन नंबर। अगर मैंने दोबारा से ये काम किया 5 के साथ, तो 5 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो शेष बच जाएगा 1, जो कि इवन का कंडीशन को फॉल्स कर देगा, तो अब आया ओड नंबर। तो इसका मतलब है इफ एल्स अच्छे से काम कर रहा है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फोटो ले सकते हो, ठीक है। तो ये एक छोटा सा प्रोग्राम हो गया जिसमें हम लोग इफ एल्स का इस्तेमाल देखा, और ये देखा कि बहुत सारे ऑपरेटर्स होते हैं, लेकिन हम ऑपरेटर का टॉपिक आपको जब बताएंगे तो आप उसमें सारी चीज़ें कवर कर लेंगे, ठीक है।
तो मैं इसके सीक्वेंस में इफ एल्स थोड़ा सा दिखा दिया। अब मैं आगे चीज़ें जो दिखाऊंगा वो होगा ऑपरेटर। तो ऑपरेटर कौन कौन से हैं, क्या क्या काम करते हैं, वो सारे टॉपिक को हम लोग इसमें कवर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि जो ऑपरेटर होता है उसे वो क्या होता है। ये देखो मैंने इफ देन स्टेटमेंट भी दिखा दिया और इफ देन एल्स स्टेटमेंट भी दिखा दिया आपको। अब अगर हम बात करें VB.NET में ऑपरेटर की, मैं ऑपरेटर टॉपिक को मैं समझ रहा हूँ कि पहले कवर कर लेना चाहिए। कुछ भी नहीं होता। ऑपरेटर क्या है? ऑपरेटर एक सिंबल है। ऑपरेटर इज सिंबल कैसे? जैसे ये प्लस का साइन है, जैसे ये माइनस का साइन है, जैसे ये गुना का साइन है, जैसे ये बाई का साइन है, इस तरीके का ये सब क्या है? आर ऑपरेटर्स। सब क्या है? ऑपरेटर है। ऑपरेटर किसे कहते हैं? जो किसी ऑपरेंड पे कोई ना कोई ऑपरेशन करे। ऑपरेंड किसे कहते हैं वो सुनो। जैसे देखो 2 + 2 = तो आपको ये जो प्लस का साइन दिख रहा है ये ऑपरेटर है, लेकिन ये जो 2 है जिसका ऑपरेशन होना है वो ऑपरेंड कहलाता है। और ये पूरी प्रतिक्रिया को हम लोग एडिशन ऑपरेशन कहते हैं। इसका वैल्यू कितना आएगा? 4 आएगा। तो ये पूरा प्रोसेस होगा। तो हम लोग ऑपरेटर को अच्छे से समझने के लिए इसको कैटेगराइज कर देते हैं। कैटेगरीज ऑफ ऑपरेटर। ऑपरेटर के कई कैटेगरीज होते हैं, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी जो है ऑपरेटर का वो है अरिथमेटिक, ARITHMETIC, अरिथमेटिक ऑपरेटर। अरिथमेटिक ऑपरेटर वो ऑपरेटर्स होते हैं जिसका इस्तेमाल हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए करते हैं। जैसे कि ए नंबर एग्जाम्पल के तौर पे दिखा रहा हूँ मैं आपको। जैसे देखो ये वाला पहले तुम देख लो, कैरेट का साइन। कैरेट का साइन यहाँ का मतलब होता है पावर रेज करने के लिए, पावर या एक्सपोनेंशिएशन जिसको कहते हैं उसका इस्तेमाल करते हैं। यानी एग्जाम्पल के तौर पे तुम समझो कि अगर मैंने लिख दिया ए का कोई वैल्यू है, मान लो पहले मैं कहीं पे ऑपरेटर को समझाने से पहले ही ए का वैल्यू कहीं पे असाइन कर लेता हूँ। मान लो ए मेरा 2 है और बी मेरा 7 है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मान लो ए वैल्यू में क्या है? 2 है और बी में क्या है? 7 है। तो मैं अगर लिखूँ बी पे पावर यानी कैरेट का साइन, सॉरी बी के पावर ए, तो इसका रिजल्ट जो आएगा वो आएगा 49। ठीक है, यानी 7 के ऊपर पावर 2 है तो 7 का स्क्वायर क्या होगा? 49 होगा, तो 49 आ जाएगा। इसी तरीके से दूसरा जो ऑपरेंड है वो है प्लस का साइन। इसका मतलब होता है एडिशन। आप सब जानते हैं एडिशन। और ये क्या करता है? जैसे a + b लिखा तो क्या आएगा? कितना आएगा? 9 आएगा। बिल्कुल सही। और इसी तरह से सी नंबर पे माइनस होगा तो इसको बोलेंगे सब्ट्रैक्शन। और सब्ट्रैक्शन होगा तो a - b या b - a कर देते हैं, सही रहेगा। b - a। क्या रिजल्ट आने वाला है इसमें? ये यहाँ पे ऑपरेटर गलत डाल, हाँ क्या आएगा इसमें? 5 आएगा। इसी तरह से डी नंबर पे देखो, डी नंबर पे क्या है मेरे पास? स्टार का साइन। स्टार का साइन को यूज़ करते हैं मल्टीप्लाई के लिए। जैसे a × b, क्या रिजल्ट आएगा? 14। ठीक है, इसी तरीके से ई नंबर देखो इसको बोलते हैं स्लैश। इसको कहते हैं स्लैश भी 2 प्रकार के होते हैं। जो आगे की तरफ झुका होता है ऊपर से उसे हम कहते हैं फॉरवर्ड स्लैश, और जो पीछे की तरफ झुका होता है उसको कहते हैं बैकवर्ड स्लैश। तो ये अभी है फॉरवर्ड स्लैश। अगर मैं इसको कहूँ तो ये डिवीज़न है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात बताऊँ, डिवीज़न के अंदर में इंटरेस्टिंग चीज़ ये है, मैं थोड़ा सा इसको कम कर रहा था साइज़ में। डिवीज़न में एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है वो ये कि अगर मैंने लिख दिया b/a तो मेरा रिजल्ट क्या होगा? 3.5 है ना। 7 का आधा 7/2, यही ना हुआ। तो इस तरह से अगर मैं दूसरा देखूं तो उसको इसमें बैक डिवीज़न करने के लिए एक बैकवर्ड स्लैश भी होता है। VB.NET में होता है, सी में नहीं था। तो इसमें जो ना होता है इसको कहते हैं फ्लोर डिवीज़न। तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई वैल्यू पॉइंट में आ रहा है तो उसको इंटीजर में डाल देगा ये। सॉरी स्पेलिंग, ठीक है। देखो ये जो डिवीज़न है इसको कहते हैं फ्लोर डिवीज़न। अगर मैंने यही चीज़ को दोबारा किया b/a तो आउटपुट सिर्फ 3 आएगा, मतलब पॉइंट का वैल्यू नहीं आएगा। रिटर्न किस में होगा? इंटीजर में होगा, पॉइंट का वैल्यू में नहीं होगा। तो ये दोनों डिवीज़न है। अगर आप चाहते हो कि बिना पॉइंट के वैल्यू आए तो आप नीचे वाला यूज़ करो, और जब आप पॉइंट वाला वैल्यू भी चाहते हो तो ऊपर वाला यूज़ करो। ठीक है, इसके बाद है जी नंबर पे MOD। मैंने इसका इस्तेमाल भी किया है। MOD पूरा कैपिटल में लिख सकते हैं, MOD स्मॉल में भी लिख सकते हैं। इस तरह से मोड का मतलब होता है मॉड्यूलस। इसका मतलब है रिमाइंडर, यानी डिवाइड होने के बाद जो शेष बच जाए।
मैं अगर इस एग्जाम्पल में जाऊँ बी मॉडुलस यानी MOD मॉड A, तो उसका रिजल्ट क्या आएगा? बोलिए ना क्या आएगा? 1 आएगा। 2 से भाग करेंगे तो 6 तक तो डिवाइड हो गया, लेकिन एक शेष बच गया। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर एरिथमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में समझ लिया। ये पहला कैटेगरी है ऑपरेटर का। अब हम लोग बात करेंगे दूसरे कैटेगरी के बारे में, वो है कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन RISON, कंपैरिजन ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं? चलो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले इक्वल का साइन। मैंने आपको बोला भी कि बाकी लैंग्वेज में 2 बार इक्वल लगाने को इक्वल कहते हैं, यहाँ पे एक ही बार इक्वल लगाने को इक्वल कहते हैं। तो ये हो गया इक्वल टू। एग्जाम्पल के तौर पे देखो, क्या एग्जाम्पल मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है? क्या BA बराबर है B के? तो जवाब आएगा, रिटर्न क्या आएगा? फॉल्स। क्यों? क्योंकि A का वैल्यू कितना है? 2 और B का वैल्यू कितना है? 7, बराबर नहीं है, तो ये आएगा फॉल्स। B का वैल्यू देखो, नॉट इक्वल टू लगाने के लिए आपको इस तरह से लिखना पड़ेगा, लेस देन B और ग्रेटर देन B। इसे कहते हैं नॉट इक्वल टू। तो ये अगर हम ऐसे एग्जाम्पल में अपने लगाएं, क्या A बराबर नहीं है B के, तो क्या आएगा रिटर्न में? ट्रू आएगा, क्योंकि A B के बराबर नहीं है। इसी तरीके से ग्रेटर देन के लिए हम लोग यूज़ करेंगे ये वाला, इसको कहते हैं ग्रेटर देन, ठीक है? तो ग्रेटर देन, अब ये ग्रेटर देन का एग्जाम्पल लिख लेते हैं। क्या A बड़ा है B से? क्या आएगा? फॉल्स आएगा, क्योंकि A छोटा है B से। इसी तरीके से लेस देन को देख लो, लेस देन, ठीक है? और इसका एग्जाम्पल अगर हम ले कि क्या A लेस देन है B से, तो रिटर्न क्या आएगा? ट्रू आएगा। प्लीज़ इसको नोट कर लीजिएगा अगर आप इसको वीडियो देख देख के पढ़ रहे हैं तो। इसके बाद आते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू पे। तो ये दोनों काम करता है, ग्रेटर देन को भी चेक करेगा और क्या बराबर होगा तो भी चेक करेगा, इक्वल टू। तो एक साथ दोनों चीज़ लग गया, इक्वल टू, ठीक है? इसी तरह से लेस देन इक्वल टू, इसका नाम है लेस देन इक्वल टू, ठीक है? इसी तरीके से आप लेस देन इक्वल टू को भी यूज़ कर सकते हैं। ये है कंपैरिजन ऑपरेटर की कैटेगरी। नंबर 3 कैटेगरी पे अगर हम बात करें तो होगा लॉजिकल ऑपरेटर, जिसे हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर, या फिर आप इसको इसी में हम दोनों चीज़ बता देते हैं, बिट वाइज भी बता देते हैं। बिट वाइज मतलब 1 बाइट का ऑपरेटर, बिट वाइज ऑपरेटर, ये भी आपने C में सुना होगा। तो ये इस तरह से लैंग्वेज में आप जैसे बाकी लैंग्वेज में 2 बार एंड लगाते हैं, एंड के लिए यहाँ पे A कैपिटल एंड ऐसे लिखना होगा टेक्स्ट में। एंड का मतलब यानी दोनों साइड ट्रू होना चाहिए। और के लिए O कैपिटल लिखना होगा इस तरह से, और इस तरह से नॉट के लिए NOT लिखना पड़ेगा, नॉट, ठीक है? इसके तरह इसी तरह से एक्सॉर यानी एक्सक्लूसिव और के लिए लिखना पड़ेगा एक्सॉर, ऐसे इसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव और, ठीक है? जिसको नहीं पता उसके लिए, जिनको पता है पहले से ऑपरेटर यूज़ करते हैं उनको पता है। इसमें होता है और भी ऑपरेटर, एंड ऑल्सो, इस तरह से और भी ऑपरेटर होता है, और एल्स, इस तरह से और ऑपरेटर होता है इज़ फॉल्स, इस तरह से इज़ ट्रू, ये इतना सारा होता है। ये सब लॉजिकल ऑपरेटर का इस्तेमाल प्रोग्राम में हम लोग करते रहेंगे और समझते रहेंगे। तो यहाँ पे फ़िलहाल और भी कुछ ऑपरेटर्स के इस्तेमाल में जाते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर्स, ये चौथा कैटेगरी हम बता रहे हैं आपको। असाइनमेंट में हम लोग इक्वल टू का इस्तेमाल करते हैं असाइन के लिए, कि A बराबर है 10, असाइन हो गया, तो इक्वल टू का इस्तेमाल करते हैं। इसी कहते हैं हम लोग सिंपल असाइनमेंट, सिंपल असाइनमेंट, ये कोई मेहनत नहीं इसमें। इसी तरीके से होता है प्लस इक्वल टू, इसे कहते हैं एडिशन असाइनमेंट, असाइनमेंट, ठीक है? इसमें क्या होता है मैं बताता हूँ। देखिए इसमें ये होता है कि अगर आपने A प्लस इक्वल टू 5 लगा दिया, तो A का जो पुराना वैल्यू है यानी 10 वो भी रहेगा और 5 उसमें और जुड़ जाएगा, तो टोटल A का वैल्यू कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। इसके बराबर आप ये भी लिख सकते थे, A इज इक्वल टू A प्लस 5, ऐसे भी लिख सकते थे। तो A का पुराना वैल्यू 10 था, प्लस 5 15 हो गया, A में असाइन हो गया। ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, बात बराबर है, ठीक है? सिमिलर है। इस तरह से माइनस इक्वल टू, इसी तरीके से इनटू इक्वल टू, इसी तरीके से डिवीज़न इक्वल टू, इसी तरीके से फ्लोर डिवीज़न इक्वल टू, ये सारे के सारे इसमें हैं। और एट द एंड कॉनकैटिनेशन, हाँ ठीक है, इतना सारा, ठीक है? और इसके अलावा कुछ और भी ऑपरेटर्स होते हैं जिसको हम लोग कहते हैं मिसलेनियस ऑपरेटर। मिसलेनियस इसलिए कि इसके इस्तेमाल का कैटेगरी अभी नहीं है, मिसलेनियस,
EOUS, मिसलेनियस ऑपरेटर। इसमें कई सारे ऑपरेटर्स आते हैं जिसको अलग अलग इस्तेमाल करेंगे, जैसे एड्रेस ऑफ, इसी तरीके से अवेट, ये सब आगे फ्यूचर में इस्तेमाल करेंगे। गेट टाइप, डेटा टाइप बताने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। और इसी तरीके से फंक्शन एक्सप्रेशन, इफ़, ये सब मिसलेनियस में 2-3 आते हैं, बस हो गया। ये सारे वो ऑपरेटर्स हैं जो कि कम इस्तेमाल किए जाते हैं, इसलिए ये मिसलेनियस कैटेगरी में है, लेकिन इस्तेमाल किए जाते हैं, हम प्रोजेक्ट के बीच में इस्तेमाल करेंगे। तो ये था ऑपरेटर का टॉपिक जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे। इससे पहले हम आपको बताएं इफ एल्स का कंडीशन कैसे इस्तेमाल करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।